नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लांग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की संभावना। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा आज से। बाजार पहुंच, गैर टैरिफ उपाय, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग जैसे मुद्दों पर वार्ता को बढ़ाया जाएगा आगे। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज। 35 नए मंत्री लेंगे शपथ। आज सुबह नबन्ना में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। इजरायल लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अमेरिका का नया प्रस्ताव। अमेरिकी विदेश मंत्री ने लेबनान के राष्ट्रपति और इजरायल के प्रधानमंत्री से की बात। और एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष कुश्ती टीम का हुआ चयन। लखनऊ में हुए ट्रायल में ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत समेत दीपक पुनिया और सुजीत कलकल ने बनाई जगह। सभी खबरें विस्तार के साथ। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लांग अपनी भारत यात्रा के दौरान आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा किए जाने की संभावना है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा म्यांमार के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए म्यांमार के राष्ट्रपति ने 30 मई को अपनी यात्रा की शुरुआत भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि मंदिर से की थी। उनकी इस 5 दिवसीय भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और गहरा करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और म्यांमार के बीच हमेशा से ही गहरे द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। भारत का दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत का दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। और इसके साथ साथ मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं भारत और म्यांमार के बीच। साझा आध्यात्मिकता, भाषाई और जातीय संबंध भी यहाँ पर भारत और म्यांमार के बीच प्रगाढ़ है। इसके साथ साथ म्यांमार के साथ सहयोग मजबूत करना भी उद्देश्य माना जा रहा है, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होनी है। म्यांमार के राष्ट्रपति की मुलाकात म्यांमार के साथ सहयोग मजबूत करना खास तौर पर इसका मकसद, इसका उद्देश्य है। अब भारत का दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार तो है ही साथ दोनों ही देश विकास के साथ किस तरह से साझा प्रतिबद्धता को दोहराते हैं वो भी आपको बताते हैं। म्यांमार के विकास में भारत का सहयोग है। 1.75 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश होता है। तो साझा विकास की जब हम बात करते हैं, जो साझा भविष्य के लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसे भी ग्राफिक के जरिए समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। अधिकतर सहायता अनुदान आधारित है। ये साझा विकास की प्रतिबद्धता कलादान पारगमन परियोजना में भारत लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। उच्च शिक्षा और रिसर्च में भारत सहयोगी है म्यांमार का। इसके साथ साथ रखाइन और सीमा क्षेत्र विकास में भी मददगार है। बागान के आनंद मंदिर का जीर्णोद्धार और संरक्षण साफ तौर पर भारत और म्यांमार के जब हम सांस्कृतिक या आध्यात्मिक संबंधों की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर प्रगाढ़ होते हुए नजर आते हैं। भूकंप से क्षतिग्रस्त 92 पैगोडाओं की मरम्मत का काम भी भारत की ओर से करने में मदद की गई। फाइबर लिंक, रेलवे, तेल रिफाइनरी परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत और म्यांमार के रणनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध और साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी कितने प्रगाढ़ हैं। म्यांमार को $500 मिलियन का ऋण और साथ ही साथ चेकपोस्ट की भी जब हम बात करते हैं तो भारत और म्यांमार दोनों ही आपस के रिश्तों को जोड़ते हैं।
इसके साथ ही भारत और म्यांमार के सांस्कृतिक रिश्ते भी घनिष्ठ रहे हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। भारत म्यांमार के घनिष्ठ सांस्कृतिक रिश्ते हैं, दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत है। और म्यांमार के राष्ट्रपति ने जब अपने दौरे की शुरुआत की तो वो भी उन्होंने एक धार्मिक स्थान के साथ ही की है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत और म्यांमार के रिश्ते सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी हैं। भारत ने कई मंदिरों का नवीनीकरण भी करवाया है। आनंद मंदिर पागडाओ का जीर्णोद्धार भी इसी कड़ी में शामिल है। बोध गया मंदिरों का नवीनीकरण हुआ और साथ ही साथ दूतावास द्वारा हिंदी और योग कक्षाओं का संचालन भी यहाँ हुआ। ऑनलाइन कार्यशालाओं से रिश्तों में और भी मजबूती आई है। भारत की आर्थिक कूटनीति और वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर भारत और ओमान के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सीईपीए आज से आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे भारतीय श्रम प्रधान उद्योगों को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। अब भारत के रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, कृषि, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवाइयाँ और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्र जो हैं, वहाँ सामानों को ओमान के बाजारों में शून्य शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। ओमान ने भारत के लिए अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की पेशकश की है, जबकि भारत ने भी अपनी 77.79% टैरिफ लाइनों पर ओमान को रियायत दी। हालांकि सरकार ने मेक इन इंडिया और घरेलू उद्योगों के हितों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है और यही वजह है कि डेयरी, चाय, कॉफी, सोना चांदी और आभूषण जैसे बेहद संवेदनशील उत्पादों को इस टैक्स छूट से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ये ऐतिहासिक समझौता सिर्फ वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हमारे सर्विस सेक्टर को भी जबरदस्त लाभ होने वाला है। अब भारतीय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अन्य पेशेवरों के लिए ओमान में काम करने के अवसर भी बढ़ेंगे और उनकी आवाजाही भी बहुत ही आसान होगी। वैश्विक व्यापार में विविधता लाने और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प के तहत ये एक मजबूत कदम है। भारत इससे पहले ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ भी सफल व्यापारिक रणनीतियों पर आगे बढ़ चुका है। रुक करते अगली खबर का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरा द्विपक्षीय रक्षा संवाद नई दिल्ली में आज आयोजित किया जाएगा। इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स करेंगे। इस संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा करना और नए अवसरों को तलाशना है। बैठक में सेना के सामंजस्य को बढ़ाने, रक्षा उद्योग में सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक विश्वास बढ़ेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। रिचर्ड माल्स की ये यात्रा अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में हुए पहले सम्मेलन के बाद हो रही है। ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बढ़ती गति और सहयोग को भी दर्शाती है। ऑस्ट्रेलिया भारत के खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों की पहचान करने और संबंधों को और भी मजबूत करने की उम्मीद है। ये बैठक सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी की परिपक्वता और भविष्य की संभावनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर 2025 में पहला रक्षा संवाद हुआ था। इसके बारे में भी आपको ग्राफिक के जरिए जानकारी देते हैं। अक्टूबर 2025 जब कैनबरा में पहली द्विपक्षीय रक्षा वार्ता का आयोजन हुआ था, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रिचर्ड माल्स ने इसमें भाग लिया था। दोनों नेताओं ने कई अहम समझौतों को इस दौरान हरी झंडी भी दी थी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा संबंध किस तरह से हैं वो भी समझिए। पनडुब्बी बचाव समर्थन व्यवस्था पर इस दौरान हस्ताक्षर हुए थे, जब पहला रक्षा संवाद साल 2025 में आयोजित हुआ। संयुक्त स्टाफ वार्ता फोरम बनाने पर इस दौरान सहमति बनी थी।
और सभी डोमेन में संयुक्त अभ्यास बढ़ाने पर भी दोनों ही देश सहमत हुए थे। क्वाड देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने पर भी इस दौरान सहमति बनी। सैन्य ऑपरेशंस, इंटरऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने का फैसला, आपसी रक्षा जानकारी साझा करने पर भी इस रक्षा संवाद के दौरान मोहर लगी थी। तो सैन्य ऑपरेशंस, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने का फैसला अक्टूबर 2025 में जब पहला रक्षा संवाद आयोजित हुआ था तब लिया गया। आपसी रक्षा जानकारी साझा करने पर भी इस दौरान मोहर लगी। समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने पर भी इस दौरान सहमति बनी थी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा क्षेत्र के संबंध हैं वो रक्षा संवाद के माध्यम से और भी मजबूत हुए हैं। और इस बार जो आयोजन हो रहा है यानी कि दूसरी रक्षा संवाद का आयोजन साल 2026 में आयोजित हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर भी साल 2025 में समझौता हुआ और भविष्य के सुरक्षा सहयोग पर नया रोड मैप भी तैयार हुआ। इसी रोड मैप के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा क्षेत्र में। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच राजधानी नई दिल्ली में 4 दिवसीय द्विपक्षीय व्यापार वार्ता शुरू होने जा रही है। इस बैठक में दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के कानूनी मसौदे और उसकी बारीकियों को अंतिम रूप देने पर गहन चर्चा करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं, जबकि भारतीय दल की ओर से वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन कमान संभालेंगे। 4 दिवसीय बैठक के दौरान मुख्य रूप से बाजार पहुंच, गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाने, निवेश को प्रोत्साहन देने और आर्थिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पहले दोनों देशों द्वारा 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के बाद वार्ता शुरू हुई, जिसमें व्यापार समझौते के पहले चरण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर शुल्क को 50% से घटाकर 18% करने और रूस से तेल की खरीद से संबंधित कुछ भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त 25% शुल्क को हटाने पर सहमति व्यक्त की थी। तो 7 फरवरी के संयुक्त बयान में बीटीए की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को जब हम समझते हैं तो इस दौरान अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर शुल्क घटाने पर अपनी सहमति जताई थी और ये शुल्क घटा भी था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय फैसले से वैश्विक व्यापार माहौल प्रभावित हुआ और इसके बाद हमने देखा कि 10% समान आयात शुल्क लागू होने के बाद इसकी अहमियत और भी बढ़ गई। ये चर्चा दोनों लोकतांत्रिक देशों को बदले हुए माहौल के अनुसार समझौते में आवश्यक संशोधन करने और अपने साझा आर्थिक हितों को और भी आगे बढ़ाने का एक बड़ा मंच प्रदान करेगी। दोनों देशों के बीच होने वाले इस व्यापार समझौते से भारत के निर्यातकों को एक नई रफ्तार मिलेगी। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जब हम समझें तो भारत का नया रोड मैप है। ये भारतीय निर्यातों को रफ्तार मिलती हुई इसके माध्यम से नजर आएगी। एमएसएमई जिस पर भारत का खास तौर पर फोकस है, तो एमएसएमई और रोजगार को भी इस समझौते के माध्यम से बढ़ावा मिलता हुआ और बड़ा मंच मिलता हुआ नजर आएगा। एआई, जीपीयू और डेटा सेंटर सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। ये क्षेत्र भी बढ़त के साथ आगे बढ़ेंगे, गहरे होंगे। इसके माध्यम से संबंध चीन पर निर्भरता घटाने की साफ तौर पर इसके माध्यम से रणनीति नजर आती है और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने की बात भी कही जा रही है। भारत का जिस पर खास तौर पर फोकस है, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाना और साथ ही साथ रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत करना। तो द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो है उसको अगर हम देखें तो ये है भारत का एक नया रोड मैप। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद न्यूज 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार में 35 नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे कोलकाता के लोक भवन में आयोजित होगा। राज्यपाल RN रवि सभी नए मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने बीते रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के माध्यम से जारी की थी। पूर्ण मंत्रिमंडल में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कठिन दौर में संघर्ष करने वाले विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। मंत्रियों की संभावित सूची में तपस रॉय, स्वपन दास गुप्ता, शंकर घोष, शारद्वत मुखोपाध्याय, इंद्रनील खान, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, रुद्रनील घोष, अशोक टिंडा, उमेश राय, गार्गीदास घोष, मौमिता विश्वास मिश्रा, कुर्मी समाज के नेता राजेश महतो, संघ के करीबी दुध कुमार मंडल, मनोज उरांव, गौरी शंकर घोष, जुएल मुर्मू, दीपक बर्मन, मालती रावा राय और विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कल्याण चक्रवर्ती के नाम शामिल होने की संभावना है। इससे पहले 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद 5 अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्री बनाया गया था। 294 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के TMC शासन का अंत किया और अब एक पूर्ण कैबिनेट के साथ राज्य के कामकाज की शुरुआत होने जा रही है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पश्चिम बंगाल में आज से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है। ये योजना राज्य परिवहन निगम की शहरी, उपनगरीय और लंबी दूरी की सभी सरकारी बसों में लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच को आसान बनाना है। नियम के तहत बस के भीतर कंडक्टर के सामने पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसके बाद महिलाओं को 0 वैल्यू टिकट जारी किया जाएगा, जो उन्हें बिना एक भी रुपया खर्च किए उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन पहचान पत्र न होने पर भी उस दिन मुफ्त टिकट दिया जाएगा और भविष्य में पहचान पत्र साथ रखने की सलाह दी जाएगी। हर महिला यात्री को अलग टिकट देना अनिवार्य होगा। समूह टिकट जारी नहीं किया जाएगा। तो कैसे महिलाएं इस फ्री सेवा का लाभ ले सकती हैं, उसके नियम भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को बड़ा तोहफा मिल रहा है और आपको अपने साथ में डॉक्यूमेंट भी रखने होंगे। फ्री टिकट पर यात्रा का विवरण आपको दर्ज कराना होगा और लंबी दूरी की बसों में आरक्षित सीटों के लिए बुकिंग के समय दिए गए ID नंबर का मिलान भी होगा। यानी कि किसी भी तरह की कोई भी भ्रष्ट आचरण की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और महिलाओं को मिलेगा मुफ्त में सफर। कर्मचारी ड्यूटी पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। और बस में सीट विवाद कंडक्टर ही सुलझाएगा। यानी कि सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों बताई गई है और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी इस दौरान करना होगा। शुभेंदु सरकार ने अपना वादा पूरा किया है और लगातार हम देख रहे हैं कि शुभेंदु सरकार जब से सत्ता में आई है, जब से कमान संभाली है कामकाज की, और उसके बाद से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने TMC सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा लगाए गए हमले के आरोप को पूरी तरह से नकारा है। दिलीप घोष का कहना है कि कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ये सबने देखा है, ना कभी उनको किसी ने मारा, ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, MP, उनकी व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक बैठक बुलाई है और इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो भाजपा की अहम बैठक का आयोजन, और बीते सप्ताह की अगर हम बात करें तो बीते हफ्ते ही भाजपा ने दिल्ली, पंजाब सहित 4 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति भी की है।
तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने ये बैठक बुलाई है। संगठन की नई रणनीति पर इस दौरान चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। चुनावी राज्यों में पार्टी की तैयारियों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अब आगामी समय में जिन राज्यों में चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन सभी राज्यों पर है। मोदी सरकार के 12 साल पर कार्यक्रमों की भी योजना इस दौरान, इस बैठक के दौरान बनाई जाएगी और यही वजह है कि भाजपा शासित सभी राज्यों के अधिकारियों को भी यहां पर बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बैठक बुलाई है, अहम बैठक है और इसके दौरान कई सारी योजना तैयार होती हुई भी नजर आएगी। गुजरात में आज से 2027 की जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है। जनगणना निदेशक सुजल मायात्रा ने कहा है कि हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना पूरे राज्य में 30 जून तक की जाएगी। इस चरण के दौरान जनगणना करने वाले लोग आवास की स्थिति, परिवार के विवरण, पीने के पानी के स्रोत, शौचालय सुविधाओं और अन्य संपत्तियों को कवर करने वाले कुल 33 प्रश्न पूछेंगे। ये सर्वेक्षण गुजरात के सभी जिलों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और गांव में आयोजित किए जाएंगे। वहीं जनसंख्या गणना और जाति गणना सहित दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को काफी प्रेरणादायक बताया। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की कहानी साझा की जाती है। हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, सर कितना प्रेरणादायी था? माननीय प्रधानमंत्री जब बोलते तो मंत्रमुग्ध कर देते हैं और उनका मन की बात के माध्यम से पूरे देश के साथ गैर राजनीतिक दृष्टि से विकास परक, संस्कृति वाहक और समग्र दृष्टिकोण के साथ हमारी जिस प्रकार से सांस्कृतिक धारा देश की है उसको जोड़ करके देश को एकजुट बनाने का यह अद्भुत प्रयास है। गर्मी के समय में जल संरक्षण के काम हो, आम की बात हो, काम की बात हो, पुरातत्व और खास करके उन्होंने जिस प्रकार से ताम्र पट्टिकाओं को विदेश से लाने का जो बात बताई है वो बहुत मन को छूने वाली है। आज 134वां एपिसोड था, मतलब बहुत लंबी कड़ी थी। शिक्षा की भी बात होती है और विज्ञान की बात होती है, खेल की बात होती है। युवाओं के लिए कितना लाभदायक होता है? ये सब वर्गों के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब, कौन सा व्यक्ति कौन छूटता है। ऐसे में जो युवाओं के लिए उन्होंने महत्व की बात कही, नदी, मनोरम नदी का जो साफ करने का जो अभियान बताया है, ये हर एक को सीखने वाली बात है। और युवा किसान परिवार में भी है, ऐसे में वो अपनी बगीचों पे जाए, जल संरक्षण के काम को करे, गांव को, गांव के जीवन को जनता के बीच में ले जा करके उसकी पवित्रता के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा मिले। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मन की बात कार्यक्रम है वो हमेशा से जो है, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, सभी के लिए हमेशा से लाभदायक रहता है। पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत, ओलंपियन दीपक पुनिया और मौजूदा अंडर 23 विश्व चैंपियन सुजीत कलकल ने अपने अपने भार वर्गों में आसान जीत दर्ज करते हुए एशियन गेम्स का टिकट हासिल कर लिया है। लखनऊ में आयोजित फ्री स्टाइल कुश्ती ट्रायल में 6 भार वर्गों में भारतीय टीम का चयन हुआ। करीब 10 घंटे तक चली चयन प्रक्रिया में देश के चुनिंदा 80 पहलवानों ने दम दिखाया। अमन ने लगभग सभी मुकाबलों में एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की। वहीं दीपक पुनिया ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में जोंटी कुमार को 8-0 से मात देकर ये सफलता हासिल की। उधर सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग से मुकाबला जीत एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की की। एशियाई खेलों का आयोजन जापान के एची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।